बैक टू आवर चैनल। तो आज हम क्लास 12th इकोनॉमिक्स का इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस पार्ट 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आप हमारी आने वाली एजुकेशनल, मोटिवेशनल और जनरल नॉलेज की वीडियोस नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। लेट्स स्टार्ट। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि हमारा जो मोटिव है, हमारे चैनल का जो मोटिव है वो है कि सभी को टॉपर बनाना। इसलिए इस चैनल पर आपको नोट्स, एग्जाम स्ट्रेटेजी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड कराई जाएगी। तो चलते हैं हम अपने आज की टॉपिक की तरफ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फॉरेन ट्रेड अंडर द ब्रिटिश रूल और दूसरा है डेमोग्राफिक प्रोफाइल ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। तो हम आज पढ़ेंगे कि फॉरेन ट्रेड ब्रिटिश रूल के अंदर कैसा था हमारा, और डेमोग्राफिक प्रोफाइल हमारी कैसी थी ब्रिटिश रूल के अंदर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फॉरेन ट्रेड के बारे में। तो आपने सबने जाना होगा और पढ़ा होगा इस चैप्टर की स्टार्टिंग में भी कि इंडिया जो था वो अपने हैंडीक्राफ्ट्स के लिए फेमस था, और इंडिया जो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता था ट्रेडिंग नेशन के बीच में एक्सेंट टाइम के अंदर। तो आप देखेंगे इंडिया जो क्या एक्सपोर्ट करता था, मोस्टली प्राइमरी गुड्स हम एक्सपोर्ट करते थे, जैसे कॉटन हो गया, सिल्क हो गया, इंडिगो हो गया और बहुत सारी चीज़ें थी। मगर जब ब्रिटिशर्स आते हैं तो अपनी डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज लाते हैं, मतलब हिंदी में बोले तो विभेदकारी पॉलिसीज। अब उसके कारण जो हमारा स्ट्रक्चर होता है वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है, और जिसके कारण हमारा जो फॉरेन ट्रेड है काफ़ी डाउन होने लग जाता है। पहला कारण क्या है? पहला है नेट एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी गुड्स एंड इम्पोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स। अब इसमें क्या होता था? इसमें होता था कि हम लोग क्या करते थे, इंडियन से क्या करते थे ब्रिटिशर्स, हमारे देश से वो लोग क्या करते, प्राइमरी गुड्स को रॉ मटेरियल के तौर पे यहाँ से ले जाते थे और उसी को फिनिश्ड गुड्स बना के हमारे ही देश में मैन्युफैक्चर कर, बाहर के अपने देश में मैन्युफैक्चर करके हमें बेच देते थे। तो इसके कारण हम पीछे रह गए। आप देखेंगे इंडिया हु वाज अर्लियर एक्सपोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स बिकम एन एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल। जब हम अपने टाइम पे, जब अंग्रेज नहीं थे, तब हम फिनिश्ड गुड्स के एक्सपोर्टर थे, मगर जैसे अंग्रेज आ गए तो हमने क्या करा, रॉ मटेरियल के एक्सपोर्टर बन गए। कॉटन वगैरह हम बेचते, सिल्क, स्पाइस, एक्स्ट्रा बहुत सारी चीज़ें ब्रिटिश शासन के दौरान वहाँ से अपने देश में ले जाते, और वो लोग उसको क्या करते, मैन्युफैक्चर करके एक फिनिश्ड गुड्स बना के हमारे ही देश में इंपोर्ट कर देते थे। दूसरा, यहाँ पे मोनोपोली कंट्रोल हो गया फॉरेन ट्रेड के ऊपर। मोनोपोली का मतलब होता है एकाधिकार, मतलब सिर्फ और सिर्फ एक का अधिकार। हमारी जो फॉरेन जो ट्रेड था इंडिया का, उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजों का, पूरी तरीके से अंग्रेजों का अधिकार हो गया। और वो लोग क्या करते थे, हमारे यहाँ से रॉ मटेरियल ले गए और अपने यहाँ पे फिनिश्ड गुड्स बना के हमें ही भेज रहे हैं, हमारे ही मार्केट के अंदर। ठीक है। तीसरा पॉइंट यहाँ पे सरप्लस ट्रेड बट ओनली बेनिफिट ऑफ द ब्रिटिशर्स। अब यहाँ पे क्या होता है, सरप्लस ट्रेड का मतलब क्या होता है? सरप्लस ट्रेड का मतलब होता है कि आपकी जो एक्सपोर्ट है, आप जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इम्पोर्ट से उसकी वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए। मतलब अगर कॉमर्स के स्टूडेंट हैं और उनके पास, कॉमर्स में तो इको होती है, तो कॉमर्स के स्टूडेंट जो हैं, सरप्लस का मीनिंग उनको पता है कि जब इनकम ज़्यादा हो और एक्सपेंस हमारे कम हो तो सरप्लस होता है। सेम एज इट इज़ आप कह सकते हैं कि जब हमारे एक्सपोर्ट ज़्यादा हो और इम्पोर्ट कम हो तो उसे ट्रेड सरप्लस कहते हैं। अब इस ट्रेड सरप्लस का फ़ायदा होना चाहिए, मगर इसका फ़ायदा किसको होता था? अंग्रेजों को। वो लोग क्या करते थे, इसका फ़ायदा के लिए वो लोग क्या करते थे, वो अपने एडमिनिस्ट्रेटिव जो ऑफिसर होते थे उनके खर्चे में लगाते थे, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के ब्रिटेन में थे, और बहुत सारे जो वॉर वगैरह होती थी उसमें वो उसका यूज़ करते थे, जिसके कारण जो उनके जो प्रशासनिक खर्चे होते थे, वॉर में अपने हमारे ट्रेड को यूज़ कर रहे हैं, मतलब जो हमारे ट्रेड से सरप्लस आ रहा है उसका यूज़ कर रहे हैं, और बहुत सारे जो उनके जो हित के लिए जो भी चीज़ें होती थी उसको बढ़ावा देने के लिए वो काम करते थे। मगर देश के विकास के लिए, उन्होंने देश के डेवलपमेंट के लिए इसका कभी भी यूज़ नहीं करा, क्योंकि उनकी जो मेन मोटिव था कि इंडिया को लूटना है, इसलिए उन्होंने हमारे देश का विकास नहीं करा। वो अपने में ही, उसी सरप्लस का अपने में ही फ़ायदा लेते थे और उसी को अपना यूज़ करते थे। तो अब आती है डेमोग्राफिक प्रोफाइल ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। अब डेमोग्राफिक प्रोफाइल कैसी थी ब्रिटिश रूल के अंदर? तो डेमोग्राफिक प्रोफाइल से मतलब क्या है? डेमोग्राफिक प्रोफाइल, ये जो वर्ड है डेमोग्राफिक प्रोफाइल, इससे आप देखेंगे कि ये एक बेसिक कैरेक्टर स्केच होता है, जिसमें हम ये देखते हैं कि उस देश की स्थिति कैसी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो इंडिया था उसकी जो डेमोग्राफिक कंडीशन थी ब्रिटिश रूल के अंदर, उसकी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा बैकवर्ड थी और स्टैग्नेंट थी, क्योंकि
हाई बर्थ रेट भी था और हाई डेथ रेट भी था, और पॉपुलेशन ग्रोथ भी वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रुकी हुई थी, ठीक है ना, बढ़ रही हो एकदम रुकी हुई। और 1921 के बाद इनफैक्ट मोर्टेलिटी रेट भी बढ़ गया। तो इसके पहला कारण है बर्थ रेट। बर्थ रेट क्या होता है? बर्थ रेट होता है कि आप प्रति 1000 बच्चों पे एक साल में जितनी बर्थ होंगी उसको हम बर्थ रेट कहते हैं। पर थाउजेंड बच्चों पे पर थाउजेंड बच्चों पे जितनी भी बर्थ होती हैं उसको हम बर्थ रेट कहते हैं। तो अब उसमें क्या होता था कि इंडिपेंडेंस, जब हमारा ईव ऑफ इंडिपेंडेंस था उस समय बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों की दोनों हाई थी। दोनों की दोनों भी ऐसे ही नापी जाती है कि बर्थ रेट और डेथ रेट कैसे नापी जाती है, एक साल के अंदर ड्यूरिंग 1 ईयर, और 1000 बच्चों के बीच में से बर्थ रेट और डेथ रेट निकाली जाती है। अब यहाँ पे दोनों की दोनों हाई थी। अब ये जो जनसंख्या होती है, सेंसस जो होता है वो कब होता है? 10 साल में होता है। तो आप देखेंगे जब 1891 में हमारा पहला सेंसस हुआ तो उस समय हमारी जो स्थिति थी 2387 के पास थी। फिर 1901 से ये पहुंच गई 25.21 करोड़। ये 1911 की है, 1911 की 25.21 करोड़, और 1921 में देखेंगे 25.14 करोड़। तो यहाँ पे जो है ये कुछ बर्थ रेट गिरी भी थी। और उस टाइम पे जब ब्रिटिशर्स थे तो उस टाइम पे जो हमारी बर्थ रेट थी वो कितनी थी? बर्थ रेट हमारी थी 48 पर 1000 के हिसाब से, प्रति 1000 बोलेंगे तो 48 हमारी बर्थ रेट थी, और डेथ रेट कितनी थी हमारी? 40 थी। तो मतलब ज़्यादा का चेंजेस नहीं आया था, ठीक है। अब आते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के बारे में। अब इसमें क्या होता है? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को हम सिंपल शब्दों में समझे तो एक साल के अंदर प्रति 1000 मतलब प्रति 1000 और पर 1000 बच्चों की बर्थ में से जितने बच्चे मर जाएं एक साल के अंदर, उनकी डेथ हो जाए, उसको हम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहते हैं। यहाँ पे डेफिनेशन आप देखेंगे, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट IMR इज द नंबर ऑफ डेथ पर 1000 लाइफ बर्थ ऑफ चिल्ड्रन अंडर 1 ईयर ऑफ एज। एक साल के अंदर ही 1000 बच्चों में से जितने बच्चों की मृत्यु होगी उसको हम IMR कहते हैं। और डेथ रेट आपने अभी पढ़ लिया और बर्थ रेट भी आपने पढ़ लिया। तो अब उस टाइम पे क्या था, जब ईव ऑफ इंडिपेंडेंस की बात कर रहे हैं हम, तो उस टाइम पे 1000 में से 218, कितना? 1000 में से 218 जो रेट था डेथ रेट था बच्चों का, और आज के टाइम पे 34 हो रखा है। तो आप देखेंगे उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा था। ऐसा क्यों हो सकता है? काफ़ी ज़्यादा इसके जो हैं कारण हो सकते हैं। पहला कि वहाँ उस टाइम पे हमारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर ही अच्छा नहीं था, तो इन हॉस्पिटल वगैरह की कमी हो सकती है ना, मेडिकल सुविधाएं ना मिलती हो, और न्यूट्रिशन बच्चों को ना मिलते हो, अच्छी देखभाल ना हो पाती हो, तो ये सब उसके कारण रह पाए होंगे, ठीक है। और आज के टाइम पे 34 है, ये काफ़ी अच्छा है। और ऐसा क्यों है कि आज के टाइम पे बहुत सारी फैसिलिटीज़ आ गई हैं, इसके कारण ये ऐसा है। अब जो हमारा लास्ट इसका पॉइंट है वो है लिटरेसी, लाइफ एक्सेप्टेंसी। अब लाइफ एक्सेप्टेंसी का क्या मतलब होता है? ये एक एवरेज हम निकालते हैं, स्टैटिकल एवरेज, कि हम कितना जो है लाइफ कितनी एक्सेप्ट कर सकते हैं। अब लाइफ एक्सेप्ट करने के लिए आपको एग्जांपल छोटा सा समझा देते हैं। मान लीजिए कि 3 लोग हैं, है ना, तो एक जो है वो मर जाता है 40 की एज में, दूसरा मर जाता है 10 की एज में, और तीसरा जो है, तो यहाँ पे आप देखेंगे 3 लोग हैं, 3 की हमने उनकी जो लाइफ एक्सेप्टेंस है लिख दी। एक 40 की एज तक जीता है, दूसरा 50 की एज तक जीता है, और तीसरा 60 की एज तक जीता है, ठीक है। अब कितने लोग हैं? 3 लोग हैं, तो इनको हमने 3 से डिवाइड कर दिया, तो कितना आएगा? इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा आपका 150, और 150 डिवाइडेड बाय 3 करोगे तो कितना आ गया? 50 आ गया। तो आप देखेंगे कि जो एवरेज निकल के आ रहा है वो लाइफ का कितना हो सकता है उस साल का? 50। 50 हम मान के चलें, जरूरी नहीं है कि 50 ही होगा,
और भी ज़्यादा से ज़्यादा उम्र के लोग जी सकते हैं, मगर उस टाइम पे हम मान के चलेंगे कि उस टाइम पे कितनी, उस टाइम पे कह रहा हूँ कि कितनी मान के चलेंगे लाइफ एक्सपेक्टेंसी, कि 50 तक इंसान जिएगा, इतनी हम एक्सेप्ट करता है। समझ में आया कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी एवरेज में क्यों लेते हैं, इसलिए लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे डेफिनेशन में लिखा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेफर टू द नंबर ऑफ ईयर आ पर्सन इज एक्सेप्टेड टू लाइफ बेस्ड ऑन द स्टैटिस्टिकल एवरेज के हिसाब से आप निकालते हैं। तो आप जब देखेंगे आज़ादी के टाइम पे ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस हमारे यहाँ पे 38 थी। कितनी थी? 38 उस टाइम पे थी। कितनी? 38 हम एक्सेप्ट लेके चलते थे कि जिएगा ही जिएगा। 38 एज क्या होती है लोगों की, है ना? 38 में तो आजकल तो लोग वर्क करना स्टार्ट करते हैं। सॉरी 32 थी उस टाइम पे, तो 32 में ज़्यादा एज नहीं होती, 32 काफ़ी कम एज होती है। और आज की डेट में ये 68 हो गई है। ये काफ़ी इंक्रीज़ हुआ है, काफ़ी ऊपर की तरफ बढ़ा है कि हम एक्सेप्टेड लाइफ लेके कितनी चल रहे हैं अब 68, और उस टाइम पे कितनी लेके चलते थे 32। तो आप ये नहीं कह सकते, कुछ लोगों के मन में सवाल उठा होगा कि पुराने ज़माने में लोग काफ़ी ज़्यादा उम्र तक जीते थे। तो यहाँ पे हम सभी लोगों की बात नहीं कर रहे, कुछ लोगों की बात कर रहे हैं जो कि किसी भी कारण से हो सकती है। तो आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर बच्चों को वीडियो उनके पास पहुंच सके। और इसके बाद आपका लास्ट पार्ट आएगा और उसमें आपको नोट्स भी प्रोवाइड करा दिए जाएंगे।